जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो एमपी पटवारी के लिए भारत का भूगोल डिस्कस करेंगे और ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी। देखिए हमने जो हमने अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है वहाँ पे हम थियोरी को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आपसे हम जो है वो थ्योरी को जो है वो साइड करते हैं और हम जो है वो थोड़ा सा एमसीक्यूज और वन लाइनर फैक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड करके जो है वो सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी कोर्स जो है वो कवर हो जाए। राइट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो आप याद रखें कि भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये आपको पता होगा, तो ये आप याद रखेंगे। भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये गोंडवाना लैंड में भी कौन सा हिस्सा शामिल होता है। आप देखें कि जब आप ये वाला हिस्सा देखते हैं ना भारत का, ये वाला नीचे वाला हिस्सा जो आप देखते हैं ये, ठीक है, ये जो हिस्सा आप देखते हैं ये जो हिस्सा है ये आपका जो है वो गोंडवाना लैंड है। कैसा कौन सा है, ये आपका गोंडवाना लैंड है। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो किसका हिस्सा है। भारत का जो प्राचीन भूभाग है ये वाला जो है वो भारत का प्राचीन भूभाग माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया हो, इसका आंसर आपको पता चल गया है और इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करें तो अगला हमसे पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है वो आता है। किस में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत जो है वो शामिल हो जाता है। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको आता होगा। नहीं आता है तो आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करिए। ठीक है, थर्ड फैक्ट की ओर चलते हैं। तीसरा फैक्ट क्या है, पूछा है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है आगे अगर बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो जाता है। ठीक है, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें साथियों तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर से भारत स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का अस्तित्व आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट मीन्स इसको थोड़ा सा और समझिए तो देखिए अगर हम ऐसे बनाएं, ये दिशाएं बनाएं, ये मान लीजिए भारत का दक्षिण है, ये भारत का उत्तर है, ये उत्तर मान लीजिए, ये आप भारत का दक्षिण मान लीजिए। ठीक है, ये भारत का पश्चिम मान लीजिए और ये भारत का पूरब मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत का हो गया, भारत की दिशाएं हो गई। अब देखिए भारत में है क्या कि भारत जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है और फिर भारत जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 9 मिनट, 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री ऐसे ऐसे करके यहाँ भारत जब पहुँचता है तो भारत का जो एरिया है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पहुँच जाता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है वो भारत की पोजीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। राइट। सिमिलर अगर यहाँ बात करें तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। तो जो देशांतर रेखा है वो होती है वो इधर से इधर के लिए काउंट होती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर काउंट होती हैं। और जो अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर काउंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भारत स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, यहाँ से भारत स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत जो है वो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये भारत की कुछ पोजीशन जो उम्मीद है आपको समझ में आगे होगी। कभी अक्षांशीय देशांतरीय रेखा को ब्रीफ में हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हम उसको धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। राइट। आगे देखिए नेक्स्ट फैक्ट क्या है।
भारत किस महाद्वीप में है? तो ये तो सिंपल सा है, भारत आपको पता है एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। किसमें आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ये आपको मालूम होगा। और एशिया महाद्वीप आपको मालूम है, अगर इसकी बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एशिया महाद्वीप के बारे में और बात करें साथियों, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा। इसके अलावा हम बात करें तो विश्व में टोटल महाद्वीप कितने हैं, विश्व में टोटल कॉन्टिनेंटल कितने हैं? तो विश्व में महाद्वीप कितने हैं अगर हम इसकी बात करें तो विश्व में टोटल 7 महाद्वीप आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, ठीक है साथियों, तो ये इस प्रकार से ये फैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है कि भारत की मानक रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाता है? तो देखिए भारत की जो मानक रेखा है ना, ये जो है वो 82.5 डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, मतलब 42 डिग्री 30 मिनट को जो है वो, सॉरी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री को जो है वो भारत की मानक रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 82 सही 1/2 डिग्री, ऐसे भी आप लिख सकते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भारत की जो मानक रेखा है वो कितने डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक रेखा जो है वो कहा जाता है। राइट, ये उम्मीद है आप याद रख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिए मानक रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आपको खुद से ढूंढ के कमेंट सेक्शन में इसको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्या है कि भारत का दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए भारत के दक्षिणी बिंदु को जो है वो कहा जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, ये अब भारत हो गया, ये भारत में उत्तर हो गया, ये भारत का दक्षिण हो गया, ये भारत का पूरब हो गया और ये भारत का पश्चिम हो गया। ठीक है, अब हम बात करें तो भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया। भारत का उत्तरी बिंदु अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इसके बाद इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इधर बात करें अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो फिर वो सर क्रीक हो जाएगा उसका नाम, और पूर्वी की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा बलांगू। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसकी अगर हम बात करें तो ये तो आपका पड़ता है आपका लगभग अंडमान में पड़ जाता है। किस में पहुंच जाता है? मान। ठीक है, अंडमान में पहुंच जाता है। और जबकि अगर हम इंदिरा कॉल की बात करें तो ये जो है वो JNK में आता है, बलांगू आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, और सरक्रीक आपका गुजरात के अंदर आता है। तो ये स्टेट भी आप याद रख सकते हैं इनके। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया, इसके साथ 4 क्वेश्चन और मालूम चल गए। ठीक, कि भारत की पोजीशन किस प्रकार से है, कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु बलांगू और पश्चिमी बिंदु सरक्रीक। स्टेट भी आपको लगभग मालूम चल चुके हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट के बारे में। इंदिरा पॉइंट के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है कि मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित। ठीक है, ये मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है, ये भारत की मुख्य भूमि से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर इसके और थोड़ा सा डेप्थ में जाएं तो ये जो है इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो इसकी स्थिति जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसकी स्थिति जो है वो
तो ये बात आप याद रख लेंगे, क्योंकि देखो पटवारी में ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर फैक्ट ही आते हैं, तो हम वन लाइनर फैक्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसी के अंदर आपको थ्योरी बताने की कोशिश कर रहे हैं फैक्ट के अंदर, राइट। चलिए आगे, क्या है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। देखिए, भारत की अगर हम उत्तर से दक्षिण की अगर लेंथ की बात करें, उत्तर से दक्षिण की अगर लेंथ हम मेज़र करें भारत की, तो भारत की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कब से, पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की अगर लेंथ की बात करें, तो पश्चिम से पूर्व की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर हो जाती है। इट मीन्स ऐसे मैप बनाइए अपनी उसमें नोटबुक में। फिर से वही लिखेंगे आप, दक्षिण लिखिए, उत्तर लिखिए, पूरब लिखिए, पश्चिम लिखिए। ठीक है, तो ये वाली रेखा हमने मान ली कि कौन सी, ये पूरा पश्चिम वाली रेखा है। ठीक है, तो भारत की यहाँ से लेकर ये गुजरात है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, सेकंड हमने ये लिया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, दक्षिण में आपका ये तमिलनाडु है, और ये आपका हो जाएगा J&K। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ की बात करें, तो ये जो लेंथ है साथियों, ये हो जाएगी आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, ये आप याद रख पाएंगे, राइट। आगे आ जाइए जरा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, राइट, यही क्वेश्चन है। तो ये तो आपको मालूम होगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है। तो भारत में देखें तो कर्क रेखा जो है वो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम लिख सकते हैं 8 राज्यों से होकर जो है वो गुजरती है। ठीक है, अब 8 राज्य हैं कौन कौन से, उनको भी देख लीजिए ज़रा। तो कर्क रेखा भारत में जो है वो गुजरात से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले गुजरात से निकलेगी, गुजरात के बाद मिलेगा उसको राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान के बाद आएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करें तो आ जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद अगर हम देखें तो आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, राइट, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 8 स्टेट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रम है। ठीक है, तो भारत में जो कर्क रेखा है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से स्टेट हैं वो आपने देख लिए। ठीक है, क्लियर है साथियों। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है, कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा की अक्षांशीय स्थिति। तो कर्क रेखा की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये जो है आप याद रखेंगे कि ये कर्क रेखा की अक्षांशीय स्थिति है, कितनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी पृथ्वी भी 23.5 डिग्री टिल्ट है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट फैक्ट पे आ जाएं हम। अगला फैक्ट देखिए, अगला क्या है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, देखो आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है हमने, ये डिस्कस नहीं, यहाँ डिस्कस किया है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, पूर्वी बिंदु बलांगू है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, सर क्रीक हो जाएगा। तो यहाँ दोबारा से बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करें। अगला देखिए, भारत के दक्षिणी बिंदु की मुख्य भूमि से डिस्टेंस बताना है आपको। अभी बता ही चुके हैं डिस्टेंस कितनी है, 876 किलोमीटर। ये हम बता चुके हैं आपको, 876 किलोमीटर, राइट। तो अगेन वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। और वैसे स्थिति भी बताई थी, कितनी बताई थी, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें,
अगला फैक्ट क्या है हमारा? अगला फैक्ट है कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो भारत में अगर टोटल द्वीप अगर हम देखें साथियों, तो भारत में टोटल जो द्वीप हैं वो टोटल 247 द्वीप हैं। ठीक है, 247 द्वीप हैं, जिनमें से अगर आप देखें इनको दो हिस्सों में बांटा गया है 247 को। एक हिस्सा जो है वो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और एक हिस्सा आप देखेंगे तो एक आपका अरब सागर वाला हिस्सा है। ठीक है, कौन सा है? अरब सागर वाला हिस्सा इसमें जो है वो शामिल हो जाता है। राइट। तो बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें साथियों, तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 जो है वो द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप हैं। और अरब सागर, अगर हम अरब सागर की बात करें तो यहाँ पर शेष हो जाएंगे। शेष बचे कितने? 247 में से 204 घटाइए जरा, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 24 में से 20 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो अब अगर आप देखें तो अरब सागर में भारत के जो द्वीपों की संख्या है वो 43 हो जाती है, और बंगाल की खाड़ी में अगर भारत के द्वीपों की संख्या देखें तो फिर वो 204 हो जाती है। राइट, क्लियर है? तो इतना आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का जो है वो क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो भारत जो है वो, भारत के संबंध में और बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये जो स्थिति है वो क्षेत्रफल में है। ठीक है, क्षेत्रफल में। और अगली सिचुएशन की हम बात करें तो भारत जो है वो, भारत जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम विश्व में अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश तो आपको पता है कौन सा है? रूस है। रूस के बाद अगर आप देखें तो फिर कनाडा आ जाता है। कनाडा के बाद अगर आप देखें तो फिर अमेरिका आता है। ठीक है, अमेरिका के बाद अगर आप देखें तो फिर चाइना आता है चौथा। पांचवे की अगर हम बात करें तो फिर ब्राज़ील का नाम आता है। छठवा अगर हम देखें तो छठवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और सातवें नंबर पर हमारा भारत आ जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया। राइट। जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में सबसे पहले चीन का नाम आता है, और चीन के बाद भारत का नाम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपको भारत का क्षेत्रफल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां, जनसंख्या के हिसाब से सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है? ठीक है, तो मतलब भारत के पास जो एरिया है वो विश्व के टोटल एरिया का कितने परसेंट है, ये हमको बताना है। तो आपको पता होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए अगला देखें तो फिर हम नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थलीय व तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा की जो लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है। राइट, और इसके अलावा अगर हम तटीय सीमा की लेंथ बात करें, तटीय सीमा की जो टोटल लेंथ है वो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा,
तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा थोड़ी कम हो जाती है, तो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है साथियों वो हो जाती है आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कहाँ से चालू होती है, ये है, ये आपको पता है यहाँ से अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया। ठीक है, ये हिंद महासागर हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, तो ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो लेंथ है ये लेंथ है 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो द्वीप है, द्वीप है, कौन सा द्वीप है, अंडमान है कि नहीं, अंडमान। अगर हम इसको इसमें मिला दें तो फिर जो टोटल लेंथ है वो हो जाती है आपकी 7516। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ता है कि एक्चुअल सवाल पूछ क्या रहा है। अगर ये बोले कि कुल तटीय सीमा की लंबाई तो 7516, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो फिर आंसर हो जाता है 6100 किलोमीटर। और बच्चे इसमें जो है वो अक्सर गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना, थोड़ा सा समझ लेना कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो अगले फैक्ट की ओर हम मूव कर सकते हैं। तो देखिए अगला फैक्ट क्या है, पढ़िए जरा इसको। अगला फैक्ट है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि तटीय मुख्य किसकी, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, यही पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा तो अभी बताई ना आपको, 6100 किलोमीटर, कितनी बताइए, 6100 किलोमीटर, राइट। सो इसको तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मुख्य तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछेगा तो उसमें अंडमान निकोबार इंक्लूड नहीं होता है, और जब आपसे केवल पूछा जाए तटीय सीमा रेखा की लंबाई तो फिर उसमें जो है वो अंडमान निकोबार जो है वो इंक्लूड हो जाता है, राइट। चलिए अगला देखिए, इसमें आपके पास ऑप्शंस भी हैं। जहाँ ऑप्शंस की ज़रूरत है हम वहाँ आपको ऑप्शन दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और जहाँ ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है वहाँ आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सीधा फैक्ट की हम वहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत है क्या, अवरोधी पर्वत है क्या, अवशिष्ट पर्वत है क्या, ज्वालामुखी पर्वत है क्या। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए हिमालय जो है ना साथी, हिमालय आपका बलित पर्वत है, बलित पर्वत भी बोल सकते हैं आप इसको, मोड़दार पर्वत भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोड़दार पर्वत। ठीक है, क्लियर है। तो ये हिमालय है। अगर हम अवरोधी पर्वत की बात करें तो अवरोधी पर्वत को एक और नाम देते हैं हम भ्रंशोत पर्वत, क्या देते हैं, भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसका भारत के अंदर अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो फिर इसका एग्जाम्पल भारत के अंदर तो सतपुड़ा देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा मिल जाता है, सतपुड़ा देखने के लिए मिल जाता है, विंध्याचल हो गया। ठीक है, अवशिष्ट का एग्जाम्पल देखें तो अवशिष्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको जो है अरावली पर्वत देखने के लिए मिल जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, क्योंकि अरावली पर्वत एक टाइम पे विश्व का सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था, लेकिन आज जो है वो सिमट कर छोटा सा 800 किलोमीटर के एरिया में रह गया है। इसकी लेंथ टोटल 800 किलोमीटर रह गई है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत तो आप जानते हैं, ये जिनका निर्माण किससे हो, लावा से हो, ज्वालामुखी से हो, वो ज्वालामुखी पर्वत हो जाते हैं। भारत के अंदर तो खैर इसका कोई खास एग्जाम्पल है नहीं। तो भारत के अंदर हिमालय है, तो हिमालय आपका बलित पर्वत है। सतपुड़ा की बात करें तो अवरोधी या रनसोद पर्वत होता है। देखिए बलित पर्वत की अगर हम निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण होता कैसे है, बलित पर्वत का निर्माण होता कैसे है, तो इसका निर्माण जो है वो होता है चट्टानों में बलन पड़ने से, किसमें, चट्टानों में बलन पड़ने से। ठीक है, जो है वो बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मसोद पर्वत की बात करें तो ब्रह्मसोद पर्वत में होता क्या है कि जैसे कि ये एक हिस्सा है, इसमें जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा है और इसमें बीच वाला हिस्सा, साइड के किनारे जो है वो दब जाएं और जो है वो ये नीचे धंस जाएं। ठीक है, ये नीचे धंस जाएं और नीचे धंसने की वजह से बीच वाला जो हिस्सा है वो उभरा हुआ नजर आने लगे, तो वो एक पर्वत बन जाता है। उस पर्वत को हम जो है वो ब्रह्मसोद पर्वत जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अगर ऐसा भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी बन सकती है कि ये जो है वो बीच वाला हिस्सा दब जाए, ये वाला हिस्सा दब जाए, ये बीच में हिस्सा दब जाए और अगल बगल के हिस्से इस कारण उभरे हुए नजर आने लगे। ये केस भी बन सकता है कि इसमें जो है वो बीच वाला हिस्सा धंस जाए, बीच वाला
हिस्सा धंस जाए, जिस कारण पर्वत बन सकता है, या अगल बगल के हिस्से नीचे धंस जाए, तो उससे जो है वो पर्वत का निर्माण हो सकता है। उस टाइप के पर्वत को हम भ्रंशोत पर्वत या अवरोधी पर्वत बोल देते हैं। अवशिष्ट पर्वत होता क्या है, जिसमें एक एज हो चुकी, कंप्लीट एज कर चुका है, अब उसमें काट छाट हो रही है, तो उस टाइप के पर्वत को हम जो है वो अवशिष्ट पर्वत जो है वो बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत आपको समझ में आ रहा है, जो ज्वालामुखी से निर्माण हो जिसका, उसे ज्वालामुखी पर्वत हम जो है वो बोलेंगे। राइट, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट डिस्कस करें क्या, अगले फैक्ट पे आ जाइए। अगला फैक्ट देखिए, भारत के संदर्भ में हिमालय की स्थिति क्या है। हिमालय की स्थिति क्या पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण में, उत्तर में है। तो देखिए, हिमालय ऐसे है, ठीक है। फिर ये आपका हिमालय मान लीजिए, ये हिमालय है, ठीक है। फिर हिमालय के नीचे उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देखें कि ये जो नीचे आपको ट्राइंगल शेप नजर आएगा, ये आपका दक्षिण भारत है, ठीक है। दक्षिण भारत में भी ये जो है वो इधर ये पश्चिमी तट है, और ये नीचे आपका अरब सागर रहेगा, ये बंगाल की खाड़ी रहेगी, ठीक है। और ये आपका नीचे हिंद महासागर रहेगा। राइट, तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा, स्थिति को समझ में आ रही है। देखिए, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में हिमालय की स्थिति उत्तर में, भारत के संदर्भ में अरब सागर की स्थिति पश्चिम में, भारत के संदर्भ में हिमालय हिंद महासागर की स्थिति दक्षिण में, और भारत के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी की जो स्थिति होगी वो होगी पूरब में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर उत्तर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस सारे पूरे डायग्राम को अपने नोटबुक में बनाइए और उसको लिखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। ये ऊपर हिमालय रहेगा, फिर उत्तर भारत का मैदान रहेगा, फिर ये ट्राइंगल सा शेप रहेगा, ठीक है। क्लियर। देखिए, भारत के संदर्भ में अरब सागर की स्थिति, तो ये आपको पता ही चल गया, अरब सागर की स्थिति पश्चिम में हो जाएगी, ठीक है, ये बता चुके हैं आपको। भारत के संदर्भ में बंगाल की खाड़ी की स्थिति तो पूरब में है, ये भी आपको बता चुके हैं। भारत का समय ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, तो ये, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है कि भारत का ग्रीनविच से, जीएमटी से भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। ये कैसे आगे है जरा देखिए। देखिए, भारत की जो आईएसटी लाइन है, आईएसटी लाइन है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है कि नहीं, ठीक है। मतलब ये पृथ्वी है, ये इसमें लाइनें हैं, ये देशांतरीय रेखाएं हैं, ऐसे करके ऐसे टोटल देशांतरीय रेखाओं की लंबाई टोटल 180 इधर 180 इधर, टोटल होती है 360। तो देखिए, जब 360 डिग्री घूमेगी पृथ्वी, तब टोटल कितना हो जाएगा। इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम टाइम निकालें। 1 मिनट बराबर आपका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ जाएगा। 1 डिग्री बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ जाएगा। तो फिर 82.5 डिग्री बराबर आप जोड़ लीजिए, 82 × 4 करेंगे, और आधे का 2 हो जाएगा, तो आपका 330 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकालना, रहने दीजिए, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने निकाल के दिखाया 5.5 घंटे, और पेपर में आता नहीं है निकालना। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जब भी आया है सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। भारत की आईएसटी लाइन कितने डिग्री पे है, तो ये भी आपको पता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, ये भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये भी बता चुके हैं कि आईएसटी जो है वो कितने स्टेट से निकलती है। आईएसटी जो है टोटल 5 स्टेट से निकलती है, ये आपको फाइंड करना था, ये आपको क्वेश्चन मार्क है कि स्टेट कौन कौन से हैं, ये आपको बताना था, ये आप खुद से ढूंढ लेंगे। राइट, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, ठीक है। तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता है अभी 2 ही बने हैं हाल ही में। 2 कौन कौन से बने हैं, एक तो आपको पता है जम्मू बना है, और एक आपका लद्दाख बना है, ये आपको पता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, और डेट कितनी है आपको, तारीख भी मालूम होगी। तारीख है इनकी 5 अगस्त 2019, ठीक है।
या अगस्त 2019 आप लिख सकते हैं। अगस्त 2019 में जो है वो जम्मू और लद्दाख को दो नई यूनियन टेरिटरीज के रूप में बना दिया गया। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर देखें कि टोटल यूटी कितनी हो चुकी हैं, टोटल यूटी हो चुकी हैं आपकी 9। ठीक है, और 9 यूटी कौन कौन सी हैं ये हम जो है संविधान में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप संविधान की सीरीज देखिए, वहाँ आपको इसको ये जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश तो आपको पता ही है। भारत के पड़ोसी देश में सबसे पहले हम बात करें तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश है। इसके अलावा म्यांमार है। ठीक है, अगर इनकी स्थिति भी देख लें तो स्थिति ये पूरब में पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर श्रीलंका देखें, मालदीव देखें, तो ये उत्तर पश्चिम में सॉरी दक्षिण में आ जाएंगे, तो है ना, ये दक्षिण में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, तो ये पढ़ते हैं आपकी उत्तर पश्चिम में भी बोल देते हैं और पश्चिम में भी बोल देते हैं। हम किस में बोल देते हैं? पश्चिम में। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर बात करें तो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा चाइना हो गया। ये पड़ते हैं आपके उत्तर में, नॉर्थ में। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से ये आपको जो दो कंट्रीज दिख रही है ना, ये वाली श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के जो है वो द्वीपीय द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय पड़ोसी देश लिख लीजिए, द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। बाकी ये सब स्थलीय सीमा बनाते हैं, ये स्थलीय सीमा नहीं बनाती, जल सीमा बनाते हैं भारत के साथ। ठीक है, क्लियर है। और श्रीलंका तो भारत का सबसे नज़दीकी है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, श्रीलंका भारत का सबसे नज़दीकी द्वीपीय देश है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। क्लियर है, चलिए सो नेक्स्ट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट अगला फैक्ट क्या है कि भारत के द्वीपीय देश कौन कौन से हैं। भारत के द्वीपीय देश नहीं, यहाँ पे लिखना है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन से। थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश कौन कौन से हैं ये बताना है। तो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश तो हम बता ही चुके हैं, एक तो श्रीलंका है और एक आपका मालदीव है। ठीक है, दो जो हैं वो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं भारत के। और इसके अलावा ये भी बता चुके हैं कि श्रीलंका जो है वो कैसा है, नियरेस्ट नेबर कंट्री है। कौन सी नियरेस्ट नेबर कंट्री तो है, लेकिन कौन सी नियरेस्ट नेबर है, ये द्वीपीय है। ठीक है, अ, नज़दीकी नज़दीकी पड़ोसी द्वीपीय देश। आप देखेंगे ये जो आपका भारत है, भारत के यहाँ पर आपको एक छोटा सा द्वीप नजर आएगा। ठीक है, यहाँ आपको जो है वो रामेश्वरम वाला जो है वो छोटा सा द्वीप नजर आएगा। ये जो है वो आपका श्रीलंका है, यही आपका श्रीलंका है। ठीक है, मालदीव यहाँ है आपका, नीचे साइड आप देखेंगे ना, यहाँ पे यहाँ आपका ये जो है वो मालदीव आपको दिखेगा। ठीक है, लक्षद्वीप की जस्ट नीचे, लक्षद्वीप के आप नीचे देखिए तो आपको मालदीव दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो आगे चलें हम फिर। नेक्स्ट अगला फैक्ट देखिए। अगला फैक्ट क्या है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो है उसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है, क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ है। और ये डिसाइड हुई थी कब? ये डिसाइड हुई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, रेड क्लिफ हो गई। इसके अलावा और भी हैं, अगर हम भारत चीन की बात करें, भारत चीन के बीच में कौन कौन सी सीमा रेखा हैं, तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो भारत बांग्लादेश की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, भारत बांग्लादेश की, तो भारत बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये भारत की जो है स्थलीय सीमा रेखा जोड़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी हैं जो हम बात कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ होगी, भारत चीन की मैकमोहन होगी, भारत बांग्लादेश की जीरो लाइन हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप वो जीरो लाइन की संबंध में एक चीज़ याद रखना, जीरो लाइन में भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा,
भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है ये। और अगर इसकी लेंथ की बात करें सीमा रेखा की, तो सीमा रेखा की लेंथ अकेली इसी सीमा रेखा की लेंथ 40-96 किलोमीटर हो जाती है। टोटल तो आपको स्थलीय सीमा रेखा पता ही है 15,200 है, जिसमें से 4,096 तो अकेली भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट अगला फैक्ट देखिए। अगला क्या है, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत चीन सीमा रेखा को सर कहा जाता है मैकमोहन। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप को जोड़ता है। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको कौन जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल को जोड़ 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। मालदीव व मिनिकॉय इसको जोड़ता है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें साथियों, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान, लघु अंडमान लिखिए, लघु अंडमान व कार निकोबार को जोड़ता है। ठीक है, कोको चैनल की बात करें अगर हम, तो कोको चैनल जो है वो जोड़ता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप को। कोको द्वीप को जो है वो कोको चैनल जोड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। राइट, चलिए अगला चलें। नेक्स्ट अगला फैक्ट डिस्कस करें। अगला फैक्ट देखिए। अगला फैक्ट है कि लद्दाख, काराकोरम व जास्कर जैसी श्रेणियां हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? ठीक है, देखिए आपको यहाँ से अब हिमालय से संबंधित प्रश्न स्टार्ट होंगे, तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो भारत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। इसमें आपको जो है वो इस प्रकार से 1, 2, 3, ठीक है, ये तीन है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए बस। और इसके ऊपर भी आपको एक नज़र आएगी ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे ऊपर है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है, ये जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों की तीनों जो है वो हिमालय के अंदर आएंगी। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रही है नंबर 1 पे, इसको हम बोलते हैं बृहत हिमालय। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है वो हिमाद्री भी हम बोला करते हैं। सेकंड नंबर पे आपको जो नज़र आ रहा है वो आपका मध्य हिमालय होगा। ठीक है, ये हिमालय की समझ लीजिए 3 श्रेणियां हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, और तीसरे नंबर पे आपको नजर आएगा शिवालिक। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर पे ये शिवालिक है। इस प्रकार से ये हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की अगर हम डिवीजन की बात करें, विभाजन की बात करें, तो हिमालय का विभाजन 3 हिस्सों में हो जाता है। एक हिस्सा बृहत हिमालय, दूसरा हिस्सा मध्य हिमालय, तीसरा हिस्सा शिवालिक होता है। और इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर ये जो आप मान लीजिए जीरो, ये जो जीरो है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है कि लद्दाख, काराकोरम और जास्कर, ये जो तीनों की तीनों श्रेणियां हैं ना, वो ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं? ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। और ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। इसकी हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसको हम पार हिमालय भी बोल देते हैं। ट्रांस हिमालय हो गया, पार हिमालय ये बोल देते हैं। ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय के ऊपर है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे कि K2 को जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। K2 को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा माना जाता है। जब भी हिमालय की चोटी की बात आती है, तो फिर हम जो है वो माउंट एवरेस्ट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? माउंट एवरेस्ट को कंसीडर हम कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये थ्योरी पढ़ने से आपको कंप्लीट होंगे। लेकिन हम थ्योरी नहीं, इस जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, क्योंकि थ्योरी में उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं फिर आपको नया थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं कि इस टाइप से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेस पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा।
ठीक है, क्लियर साथियों। तो लद्दाख, काराकोरम, जास्कर जैसी श्रेणियां जो हैं वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो है वो हो जाती हैं। राइट, क्लियर है साथियों। चलिए अगला देखिए जरा, देखिए K2, K2 किसका हिस्सा होगी? K2 अभी आपको बताया था जस्ट कि K2 किस में आती है? ट्रांस हिमालय में आती है। और ट्रांस हिमालय की भी कितनी श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय में भी जो है वो आपको ट्रांस हिमालय के अंदर शामिल श्रेणियों की बात करें अगर हम, ट्रांस हिमालय की श्रेणी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर आपको जो है वो काराकोरम श्रेणी मिलेगी, काराकोरम मिलेगी, इसके अलावा जास्कर मिलेगी, और इसके अलावा कैलाश श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा मानी जाती है। जिसमें K2 की बात करें तो K2 जो है ना, K2 जो चोटी है ना साथियों, ये जो K2 चोटी है वो काराकोरम श्रेणी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम K2 की हाइट की बात करें कि K2 की हाइट कितनी है, तो K2 की जो हाइट है ना साथियों वो आपकी 8611 मीटर है। ठीक है, क्लियर है। तो K2 की सबसे ज़्यादा हाइट, K2 की जो हाइट है वो कितनी है? 8611 मीटर जो है वो K2 की हाइट हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट हम डिस्कस करें अगला, आगे की बात करें। तो चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर रहेगा क्या है? K2 की हाइट, K2 की हाइट तो अभी बता दिया आपको 8611 मीटर, राइट। जिसमें 8,047 जो हाइट है ना, ये हाइट है ब्रैड पीक की, ब्रैड पीक। ठीक है, 8,035 की बात करें तो 8,035 जो हाइट है वो है आपकी गसेरबू, गसेर ब्रू, ये इसकी हाइट है। 8,850 की बात करें तो फिर ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है। किसकी हाइट है? माउंट एवरेस्ट की जो है वो हाइट है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके एक साथ देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं आपके कि किसकी हाइट कितनी है। तो 8,611 K2 की हाइट हो गई, 8,047 ब्रैड पीक की हाइट हो गई, 8,035 जो है वो गसेर ब्रू की हाइट हो गई, 8,850 माउंट एवरेस्ट की हाइट हो गई। ठीक है, क्लियर। वैसे अगर हम K2 की बात करें तो K2 प्रेजेंट पे भारत में नहीं है, POK का हिस्सा है, ये POK का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। किसका हिस्सा है? ये POK का हिस्सा है। इस वजह से जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंट में जो भारत की कब्जे वाली ज़मीन है, भारत के पास जो ज़मीन है उसमें अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो उसमें K2 शामिल नहीं होती है। हाँ, अगर हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर भारत में ऐड करते हैं तब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये इसको थोड़ा सा समझना है आपको, अगर आपके पेपर में प्रश्न आता है इस टाइप का तो इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि क्या पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन के अंदर, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर किस श्रेणी में आता है? तो सबसे पहली तो बात है आपको, सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो, सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन के बारे में एक और आपको बात पता होगी। सियाचिन जो है ना साथियों, ये जो सियाचिन आपको दिख रहा है, ये सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है, राइट। और सबसे ऊंचा जो ग्लेशियर सियाचिन है ये काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है, तो इसको आप याद रख लेंगे, राइट। तो किसके अंदर आता है? काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट फैक्ट को डिस्कस करें। अगला फैक्ट ये तो हम बता चुके हैं, हिमाद्री किसे कहा जाता है? जस्ट अभी बताया, देखो बैक में आ जाइए थोड़ा जरा, देखिए क्या लिखा है। बृहत हिमालय को हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं, ये आपको बताया। बृहत हिमालय को क्या बोलते हैं हम? हिमाद्री बोलते हैं, ये जस्ट अभी बताया आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ऑप्शन आंसर क्वेश्चन देखिए क्या है कि हिमाद्री किसे कहते हैं? हिमाद्री कहेंगे आपकी बृहत हिमालय को, राइट। समझ में आ गया। ये आपको ऑलरेडी हम पहले बता चुके थे आपसे। ठीक है, इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 6100 मीटर है। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये इसकी स्टार्ट और एंड की बात करें कि स्टार्ट और एंड कहाँ है इसका? स्टार्ट और एंड, तो स्टार्ट होती है ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी से लेकर स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये अगर ये आप भारत का मैप अगर आप देखें, ठीक है, ये अगर आप भारत का मैप देखें तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ आपको जो है वो क्या दिखेगा? ये सिंधु घाटी है, यहाँ सिंधु नदी है।
ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से एक नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र और यहाँ से एक नदी निकलेगी ये, ठीक है। तो ये जो नदी है वो सिंधु नदी है और ये जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसका जो एंड और स्टार्ट है, तो स्टार्ट इसका है ब्रह्म सिंधु नदी पे और एंड इसका कहाँ है, एंड की अगर हम बात करें तो एंड आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाता है। कहाँ होता है इसका एंड, ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका एंड हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये विस्तार हो गया, विस्तार कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, राइट। ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे बात करें तो जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका जाता है। कहाँ से जाता है, जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो ये आप याद रख लेंगे, राइट। चलिए सो अगला देखिए, इसके लिए थोड़ा सा देखो, अगर आपको और ज़्यादा डीप डेप्थ में चीज़ों को समझना है तो थ्योरी पढ़नी होती है, लेकिन थ्योरी बच्चे अक्सर नहीं पढ़ते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे फैक्ट आपके इन सारे जो थ्योरी की जो चीज़ें हैं वो इस फैक्ट के अंदर शामिल हो जाएं। तो उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको डेटा अच्छा लग रहा होगा। डेटा सिलेक्टेड है, ये हमारी श्योरिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो बृहत हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बृहत हिमालय का विस्तार देखिए सिंधु से सतलज तक नहीं है। अभी क्या बताया कि कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। तो ये ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाता है कि बृहत हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, कहाँ तक है, ठीक है। मतलब यहाँ ये आपकी सिंधु नदी निकली, सिंधु नदी निकल कर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में जाएगी, तो इस पोर्शन से जो है बृहत हिमालय स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो ये हिस्सा है, ये यहाँ पर सिंधु नदी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। क्लियर साथियों, समझ में आ गया, राइट। अगला देखिए, नामचा बरुआ चोटी किस स्थित है, कहाँ स्थित है नामचा बरुआ चोटी, बताइए जरा। नामचा बरुआ चोटी जो है ना साथियों, ये आपकी पड़ती है बृहत हिमालय के अंदर। कहाँ पड़ती है, ये बृहत हिमालय के अंदर आपकी चोटी पड़ती है, ठीक है। क्लियर है, तो नामचा बरुआ चोटी कहाँ आएगी, ये आएगी आपकी बृहत हिमालय के अंदर, राइट। चलिए सो अगला फैक्ट देखिए, अब अगले फैक्ट पे आ जाइए। बृहत हिमालय के प्रमुख दर्रे हम बात कर लेते हैं। तो बृहत हिमालय की जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें एक शामिल है आपका बोरजिल दर्रा, बोरजिल दर्रा। और इसके अलावा बोरजिल दर्रा की बात बात आगे की बात करें तो फिर जोरजिला दर्रा हो गया, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ये कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगले की बात करें तो फिर आप देखेंगे बाडा लाचा ला, बाडा लाचा ला, ठीक है। और सिपकिला, अगर इन ये दर्रे बृहत हिमालय का हिस्सा हैं और ये इनकी अगर हम सिचुएशन की बात करें, ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट में आते हैं, तो ये आते हैं हिमाचल में, ठीक है। आगे हम बात करें तो फिर है एक थांगला है, एक नीतीला है, एक लिपुलेख है, एक माना है, ठीक है। ये जो दर्रे हैं ना, ये सभी के सभी दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड में आते हैं। कहाँ आते हैं साथियों, ये सभी के सभी दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड का हिस्सा जो है वो माने जाते हैं, राइट। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आगे आ जाइए, क्या है कि बृहत हिमालय की प्रमुख चोटी, तो इनको क्या है हम ऑर्डर में चीज़ों को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, फिर सबसे कम हाइट की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें एक तो एवरेस्ट ही शामिल हो जाती है। एवरेस्ट 8,850 मीटर। इसके बारे में ये तो पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये आपको मालूम है। इसके अलावा इसकी अगर सिचुएशन की बात करें तो ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है, ठीक है। क्लियर। सेकंड की अगर हम बात करें तो फिर कंचनजंगा आ जाती है, कंचनजंगा। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 8,598 है। थर्ड की अगर हम बात करें तो मकालू, 8,481 हो जाती है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो धौलागिरी हो गई, धौलागिरी,
इसकी हाइट है 8,172 हो गई। फिर इसके बाद कब बात करें आगे की मसालू, मसालू जो है वो 8,156 हो गई है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें नंदा पर्वत, सॉरी नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी की बात करें तो 7,817 है। नामचा बरुआ की अगर हम बात करें, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ जो है 7,756 है। ठीक है। तो ये हाइट के हिसाब से कभी एक बार यूपी पुलिस में ये प्रश्न आ चुका है, हाइट के हिसाब से सजाने के लिए बोला था कि हिमालय की चोटियों को सजाइए उनकी हाइट, उनको उनकी हाइट के घटते क्रम में, इस टाइप का प्रश्न आया था। तो फिर आपको ये याद रखना है, कई बच्चे हमने आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, K2 हिमालय का हिस्सा नहीं है। K2 जो है वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का। ये कन्फ्यूजन आपको आज से मिटा देना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली हैं। एवरेस्ट 8,850 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है। कंचनजंगा 8,598 है। मकालू 8,481 है। धौलागिरी 8,172, मसालू 8,156, नंदा देवी 7,817 और जो है वो नामचा बरुआ 7,756। ये सब मीटर में डिस्टेंस है, हाइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अगला देखें क्या। अगला देखिए, अगला क्या आ गया हमारे पास, अगला दर्रा आ गया एक, पीर पांजाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, सॉरी पीर पांजाल श्रेणी में स्थित दर्रे। राइट, पीर पांजाल श्रेणी में स्थित दर्रे हमको जो है वो बताना है। राइट, ठीक है। तो देखिए, पीर पांजाल श्रेणी के अंदर तो एक तो दर्रा जो है वो, इसके अंदर दो दर्रे हैं। एक दर्रा तो हो गया आपका पीर पांजाली हो गया, ठीक है, पहला दर्रा। दूसरे दर्रे की हम बात करें तो बर्निहाल दर्रा हो गया। ठीक है, कौन सा दर्रा हो गया, पीर पांजल दर्रा हो गया और बर्निहाल दर्रा हो गया। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। राइट, अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है वो किस में आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। किस में आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं दोनों के दोनों। राइट, सो ये चीज़ें आपको याद रखना है। राइट, इसके अलावा बर्निहाल के बारे में कुछ चीज़ें और याद रख सकते हैं। बर्निहाल के बारे में, बर्निहाल के बारे में क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, पहला NH1 गुजरता है। ठीक है, क्लियर। NH1 तो आपको पता है, इसको जो है वो जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग भी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग इसको बोलते हैं। राइट, इसके अलावा इससे क्या होता है, जवाहर सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है। राइट, सो ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा श्रीनगर जाने का रास्ता, श्रीनगर जाने का रास्ता इसी दर्रे से गुजरता है। राइट, सो ये दो पॉइंट, तीन पॉइंट आपको याद रखना है बर्निहाल दर्रे के बारे में। राइट, सो पीर पांजाल श्रेणी में स्थित दर्रे पीर पांजाल और बर्निहाल। दोबारा से रिपीट करिए, पीर पांजाल और बर्निहाल। ठीक है, तो याद हो गए आपको, क्लियर है। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, दर्रों को लेकर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना है। राइट, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, जस्ट अभी बताया। ये देखिए, श्रीनगर जाने वाला रास्ता जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग। ठीक है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग किससे जाएगा, बर्निहाल दर्रे से जाएगा। राइट, लिख दीजिए बर्निहाल दर्रा। ठीक है, क्लियर, तो ये आपने समझ में आ गया होगा, ये हम बता चुके हैं आपको। राइट, अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट है, पढ़िए ज़रा इसको। फैक्ट है कि कौन सी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी आदि हिमालय की अ, आदि हिमालय की किस श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, देखिए ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय, ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये जो है ना ये हिमालय की, हिमालय के अंदर मध्य हिमालय में शामिल हो जाते हैं। राइट, किसके अंदर शामिल हो जाते हैं, मध्य हिमालय के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हम बता ही चुके हैं कि हिमालय के हिस्से कितने हैं, तीन हिस्से हैं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और ट्रांस हिमालय उसके ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाया था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए,
उप हिमालय की संज्ञा किसको दी गई? तो उप हिमालय की संज्ञा जो है वो शिवालिक को दी गई, ये आप याद रखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। किसको दी गई है उप हिमालय की संज्ञा? उप हिमालय की संज्ञा दी गई है शिवालिक को, राइट। देखिए, नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो यहाँ लिखिए, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो याद रखिए, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था सिडनी बोरार्ड ने। किसने किया था? सिडनी बोरार्ड ने, ठीक है। और इसने हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया था नदियों के आधार पर, ये जरा देख लीजिए। इसने जो है वो एक तो बनाया था कश्मीर हिमालय, ठीक है। क्या बनाया था इसने? एक बनाया था कश्मीर हिमालय, पहला। दूसरा इसने बनाया था नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल मत लिखिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के बाद कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर उसके बाद जो है वो असम हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से इसने जो है वो हिमालय का विभाजन किया था, ठीक है, नदियों के आधार पर। तो जो कश्मीर हिमालय है, इसको कहा जाता, इसके बारे में बताया कि जो कश्मीर हिमालय होगा वो इसका विस्तार जो है वो सिंधु नदी व सतलज नदी के मध्य होगा। सतलज नदी के मध्य होगा, ये आप याद रखेंगे। कुमाऊं हिमालय के बारे में उसने बोला कि कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज नदी व काली नदी के मध्य होगा। काली नदी के मध्य होगा। इसके अलावा नेपाल हिमालय की बात करें तो फिर ये काली नदी से स्टार्ट होगा और काली नदी से जो है वो कहाँ तक जाएगा? तीस्ता नदी तक जाएगा, ठीक है। और असम हिमालय जो है वो कहाँ जाएगा? ये स्टार्ट होगा, तीस्ता नदी से स्टार्ट होगा, तीस्ता नदी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? दिहांग नदी तक जो है वो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये ऐसे इसने विभाजन किया था हिमालय का। और एक चीज़ आप याद रखें कि कश्मीर हिमालय के अंदर शामिल, कश्मीर हिमालय में जो है वो आप देखेंगे वैष्णो देवी माता का मंदिर जो है वो और अमरनाथ गुफा जो है वो कश्मीर हिमालय के अंदर शामिल होती है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कश्मीर हिमालय, और इसमें शामिल जो चीज़ें हैं उनको याद रखिएगा। ये प्रश्न आता है इसलिए बता रहे हैं आपको। वैष्णो माता मंदिर, और इसके अलावा अमरनाथ गुफा ये जो है वो कश्मीर हिमालय के अंदर शामिल है, ठीक है। इसके अलावा एक और है चरार ए शरीफ, जो है वो कश्मीर हिमालय के अंदर आती है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा चीज़ें आपको जाननी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। हिमालय में शामिल श्रेणियाँ कौन सी? बृहत हिमालय शामिल होते ही है, शिवालिक शामिल होते ही है, मध्य हिमालय शामिल हो, मतलब ये तीनों की तीनों जो है वो हिमालय में शामिल श्रेणियाँ हैं। और ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आप थोड़ा सा पीछे से अगर आप सारी चीज़ें नोट करते आ रहे हैं तो ये समझ में आ गया होगा कि हिमालय के अंदर जो है वो बृहत, शिवालिक और मध्य हिमालय शामिल होता है। जिसमें अगर हम सबसे ऊपर देखें तो ये हिमालय की तीन श्रेणियाँ अगर हम देखें, ये जो है वो कौन सी है? बृहत हिमालय हो जाएगा सबसे ऊपर। फिर बीच में आपको देखिएगा मध्य हिमालय, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर देखिएगा आपको शिवालिक, ठीक है। क्लियर? तो इस प्रकार से हिमालय में तीनों श्रेणियां शामिल हो जाती हैं। और आगे चल के आप देखेंगे जब भी आगे जाएंगे तो ये तीनों की तीनों जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तीनों की तीनों मिलकर ऐसे मुड़ जाएंगी। क्लियर है? आगे समझ में आपको? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, ये हम बता चुके हैं। देखिए जरा, यहाँ देखिए कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है? सतलज नदी से काली नदी तक, ठीक है। देखिए जरा, यहाँ है क्या ऑप्शन? क्या बताया था? सतलज नदी से काली नदी तक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया था? काली व तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? काली व तीस्ता नदी के बीच में जो है वो नेपाल हिमालय है, ये बताया है आपको। ये इसके बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। तीस्ता व दिहंग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो इसके बीच में जो है वो असम हिमालय है, ठीक है। और सिंधु व सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कश्मीर हिमालय है, ठीक है। क्लियर? हाँ, ये चीज़ें आपको बता चुके हैं, क्लियर हो गई हैं, ठीक है।
चलिए, तो अगला नेक्स्ट फैक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि अबोर व मिस्मी चोटियाँ किस राज्य में हैं। अबोर व मिस्मी चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो देखिए, अबोर व मिस्मी जो चोटियाँ हैं ये आपकी पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये चोटियाँ पड़ती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, नागा पहाड़ी, तो नाम से ही पता चल रहा है नागालैंड में होगी। कहाँ होगी? नागालैंड में होगी, ये नाम से ही पता चल गया आपको। ठीक है, क्लियर। और देखिए, बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी ये असम के अंदर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, मिकिर व रेंगमा पहाड़ी, मिकिर व रेंगमा पहाड़ी कहाँ है? ये भी आपके असम के अंदर है। तो असम के अंदर तीन हो गई, असम के अंदर कौन कौन सी हो गई? एक तो बराइल पहाड़ी हो गई, बराइल पहाड़ी, एक आपकी मिकिर हो गई, एक आपकी कौन सी हो गई? रेंगमा हो गई। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखिए जरा, गारो खासी जयंतियाँ, ये तो आपको पता है ये जनजातियाँ भी हैं, और ये कहाँ आती हैं? मेघालय के अंदर आती हैं। कहाँ पड़ती हैं? ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ मेघालय के अंदर पड़ती हैं। ठीक है, अगला देखिए, मेघालय की राजधानी किस पहाड़ी पर है। तो मेघालय की जो राजधानी है, पहले तो राजधानी की बात कर ले, तो मेघालय की राजधानी है कौन सी? मेघालय की राजधानी है शिलांग। ठीक है, और ये जो शिलांग है साथियों, ये पड़ती है आपकी खासी पहाड़ी पर। कहाँ पड़ती है? खासी पहाड़ी पर। राइट, अगला देखें क्या, अगला है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पीछे आ जाइए थोड़ा। सबसे पहले कुछ और जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक है टाइगर हिल, टाइगर हिल ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये आप याद रखेंगे। अगला आप याद रखेंगे डफला मिरी, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा मिजो पहाड़ी, नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पड़ेगी? मिजोरम में पड़ेगी। ठीक है, अगली देखें अगर हम साथियों, तो पटकाई बुम, पटकाई बुम ये कहाँ पड़ेगी? ये पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, लेमाटोल पहाड़ी, लेमाटोल पहाड़ी ये कहाँ पड़ेगी? लेमाटोल पहाड़ी पड़ेगी मणिपुर में। कहाँ पड़ेगी साथियों? मणिपुर के अंदर पड़ेगी। राइट, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ हो गई हैं। ठीक है, ये पहाड़ियाँ आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करिए, उनको याद करिए। राइट, अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है? ये आप याद रखेंगे, तो लिख लीजिए काराकोरम दर्रा। राइट, भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। ठीक है, ये श्रेणी की बात करें कि काराकोरम दर्रा किस श्रेणी के अंदर आता है, तो काराकोरम दर्रा जो है वो काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है। काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है, और ये आपको पता हो काराकोरम श्रेणी के अंदर दो दर्रे आपने देखे थे। कौन कौन से दर्रे देखे थे बताइए जरा। काराकोरम श्रेणी के अंदर आपने कौन कौन से दर्रे देखे थे? पता है आपको, याद है क्या? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। पहले तो ये बताइए, काराकोरम श्रेणी जो है वो आती किस हिमालय के अंदर, तब तो आप बता पाएंगे। काराकोरम श्रेणी आती है ट्रांस हिमालय के अंदर। इसके अंदर आती है काराकोरम जो श्रेणी है वो आती है ट्रांस हिमालय के अंदर। राइट, क्लियर है। उसी के अंदर कौन सा आ जाएगा? काराकोरम दर्रा आ जाएगा। राइट, क्लियर है। चलिए, तो फिर हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखें अगर, तो अगला देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है, किस श्रेणी में है? तो बुर्जिल दर्रा अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य आपका है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, प्रेजेंट में यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, श्रेणी की अगर हम बात करें तो श्रेणी कौन सी होगी?
श्रेणी होगी जास्कर। कौन सी श्रेणी होगी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि जास्कर श्रेणी में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं, ये आपको ढूंढना है। वैसे दो दर्रे तो हम ही आपको बता देते हैं जास्कर श्रेणी के। जास्कर श्रेणी के अंदर दो दर्रे में, एक तो आपका बोरजेल हो गया, बोरजेल दर्रा हो गया। दूसरा जो दर्रा है वो आपको बता देते हैं जोजिला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, ये दो दर्रे आपको जो है वो जास्कर श्रेणी के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। राइट, अगला देख लीजिए। अगला जोरजिला दर्रा, बता ही चुके हैं। जोरजिला दर्रा किस में होगा? ये जोरजिला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी के अंदर होगा। ठीक है, और इसके अलावा जास्कर श्रेणी के अंदर अलावा इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, श्रीनगर व श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग प्रदान करता है, प्रदान करता है। राइट, हाँ, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, पीर पांजल दर्रा के बारे में पूछ रहा है कि पीर पांजल दर्रा क्या है। तो पीर पांजल दर्रा की लिखें जरा। पीर पांजाल श्रेणी में, पीर पांजाल श्रेणी में है। ठीक है, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट इसका जो है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, क्लियर? आगे आपको समझ में पीर पांजाल हो गया। अगला देखिए जरा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की अगर हम बात करें तो बनिहाल दर्रा भी आपको पता होगा, पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। ये किस में स्थित है? पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें साथियों, तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग प्रदान करता है। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, इससे जो है वो NH1 गुजरता है। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा जवाहर सुरंग यहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है। राइट, ये चार पॉइंट आप याद रखेंगे बनिहाल दर्रे के बारे में, तो अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करिएगा। ठीक है, बाडा लाचाला दर्रा, अगर इसकी सिचुएशन की बात करें कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये आपका हिमाचल के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, श्रेणी की बात करें तो धौलाधार श्रेणी में स्थित है ये। ठीक है, किस में स्थित है? धौलाधार श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा ये जो है वो मंडी से लेह जाने का रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, मंडी से लेह जाने का रास्ता प्रदान करता है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिप किला दर्रा। देखो इसके बात करें कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है हिमाचल के अंदर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा ये जो है वो तिब्बत चीन सीमा पर है। कहाँ पर है? तिब्बत चीन सीमा पर है। ठीक है, और इसके अलावा इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राइट, और इसके अलावा ये जो है वो जास्कर श्रेणी के अंदर आता है। किस में आता है? जास्कर श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रख पाएंगे। अब हमारे पास नहीं है, कुछ और दर्रे हैं, तो यहाँ जगह देख के आपको बता देते हैं। लिख लीजिएगा जरा, पीछे साइड देख लीजिए, यहाँ है। ठीक है, यहाँ कुछ और दर्रे हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के अंदर एक दर्रा है, रोहतांग है। ठीक है, और सिपकिला हम बात ही कर चुके हैं, बाडा लाचा की ला की हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में आ जाएं, किस में आ जाएं? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अगर दर्रों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक तो मुलिंग दर्रा हो गया, मुलिंग
दर्रा हो गया, एक आपका मानाला दर्रा हो गया, मानाला दर्रा हो गया, एक आपका लिपु लेख दर्रा हो गया, लिपु लेख दर्रा हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम सिक्किम की बात कर लें, किसकी बात कर लें, सिक्किम के दर्रों की, तो सिक्किम के अंदर एक तो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला के अलावा जेलीपला हो गया, जेलीपला दर्रा। ठीक है, ये हो गया, राइट। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है आपका, लिखिए जरा, एक तो यांग याप दर्रा हो गया, यांग याप दर्रा हो गया। यांग याप दर्रे के अलावा और हम बात करें तो दिफू दर्रा हो गया, दिफू दर्रा हो गया। अगला लिखिए तो पांगसाड दर्रा हो गया, पांगसाड। ठीक है, और हम बात करें तो लिखा पानी हो गया। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ दर्रे हो गए। ठीक है, क्लियर। यांगयाप दर्रे के बारे में एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे, यांगयाप दर्रा के बारे में यहाँ लिख लीजिए। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ दर्रे थे। ठीक है, और भी बहुत सारे दर्रे हैं, अगर हम दक्षिण भारत में आए तो लिखना चाहें तो उनको लिख लीजिए। यहाँ जगह है क्या, यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ छोटी सी जगह में लिख देते हैं, क्योंकि क्यों छोड़ देते हैं उनको, दर्रों को, बचे हुए हैं। जैसे हम अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो मणिपुर के अंदर एक दर्रा है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो थाल घाट दर्रा हो गया, थाल घाट। ठीक है, थाल घाट की एक स्पेशलिटी ये है कि इससे एक रास्ता गुजरता है। रास्ता कौन सा गुजरता है इससे, मुंबई से कलकत्ता वाला रास्ता गुजरता है, मुंबई से कलकत्ता वाला रास्ता गुजरता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक और दर्रा है, एक कौन सा दर्रा है, भोर घाट दर्रा है। इससे भी एक रास्ता जाता है। ठीक है, इससे जो रास्ता जाता है वो मुंबई से पूना जाता है, तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक दो और दर्रे बच्चे हैं तो उनको अभी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर लेंगे, यहाँ छोड़ देते हैं उनको। ठीक है, क्लियर, राइट। सो उम्मीद है ये वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर ली। 1 घंटे से ऊपर हमारा सेशन हो चुका है। उम्मीद है इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इससे अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से इसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसको एक्सेस करिए, बढ़िया पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, राइट। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।